पूरा पूरा सारा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को डाउनलोड करके करके उसको पढ़ के बनाया गया है। यूट्यूब में एक दो सर को मैं देखा, वो भूल बोले हैं, ठीक है, मैं नाम याद नहीं है उतना, ठीक है, तो लेकिन भूल बोले, तो उन सब चीजों से तुमको बचना है, ठीक है। अब तुमको मिलता है तो तुम बताना, ठीक है, कि सर आपका भी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हो सकता है, होता है, ठीक है, ये स्वाभाविक बात है। ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। चलो, न्यू दिल्ली में सैंपल हुआ, ठीक है, 11th वाला। अब इसमें रिकमेंडेशन क्या था, रिकमेंडेशन स्पेशली चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या क्या रिकमेंडेशन की गई थी, ठीक है। चलो, रिकमेंडेशन, तो क्या क्या इस पे चर्चा किया गया 11th वाला में, ठीक है। 11th वाला में देखते क्या क्या रिकमेंडेशन आया था। तो पहला क्या आया था, देखो पहला एक नंबर आया था, कॉन्ट्रैक्टर लिखो, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर एंड एसओपी, मतलब क्या हो गया, एसओपी हो गया, एंड एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का भी जिम्मेवारी है कि एसओपी और कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करना है। तुम फॉलो ब्रैकेट में लिख लो, एक्चुअली छूट गया, ठीक है, ये भी उसका भी जिम्मेवारी है भाई कि वो भी इस बात को पालन करेगा, उसको मानेगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया था उसमें तुम्हारा, ठीक है, एवीए फॉर एचईएमएम, एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म फॉर एचईएमएम। पहले हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी में ना तो एवीए नहीं था, लेकिन अब बोला गया है कि नहीं, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी में एचईएमएम आपको एवीए देना है। मेन राइडिंग सिस्टम, मेन राइडिंग सिस्टम, तुम लोग मेन राइडिंग सिस्टम 2017 रेगुलेशन आने के बाद सुना होगा, लेकिन देखो 13 में ही इसके बारे में जिक्र कर दिया है मेन राइडिंग सिस्टम में, ठीक है, मेन राइडिंग सिस्टम देना है, ठीक है। जीपीएस, जो जीपीएस के बारे में तुम लोग नाम सुना होगा, जीपीएस एंड, ठीक है, जीएसएम, इसका पूरा नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, पढ़े तो भूल गए, ठीक है, बेस्ड, ये तो जीपीएस तो समझ में आ रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीएसएम का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बेस्ट नेविगेशन सिस्टम लगाना है, नेविगेशन सिस्टम। और क्या बोला गया पांचवा नंबर, इसके अलावा बोला गया तुम्हारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, सेफ्टी मैनेजमेंट बाद में आते एक और चीज छूट रहा है, ठीक है, आर्गोनोमिकली असेसमेंट ऑफ ऑल लेटेस्ट मशीन। देखो ये समझाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेशन में भी आया है, आर्गोनोमिकल, ठीक है, असेसमेंट, एसेस असेसमेंट, एक बहुत फेमस राइटर है, तुम नाम सुना होगा, ठीक है, एचएम कर्मकर, एलसी कप्पू नहीं, एनसी दे, नाम सुना है, एनसी दे साहब का नाम सुना है, एनसी दे जो राइटर है ना, एनसी दे साहब, उनका स्पेशल रिसर्च है उनके ऊपर, आर्गोनोमिकली असेसमेंट के ऊपर। तो जो 2017 का रेगुलेशन जब तुम देखते हो, उसमें एक वर्ड, एक रेगुलेशन नंबर है, ठीक है, जिसमें हर एक मशीन को आर्गोनोमिकली डिजाइन करना है ना। मैं रेगुलेशन नंबर आपको बताता हूं, कौन सा रेगुलेशन नंबर में इसके बारे में बोला गया है, मुझे रेगुलेशन नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, किताब से देख के बताते, ठीक है। तो उस रेगुलेशन नंबर में है तुम्हारा, कितना रेगुलेशन नंबर है, कोई बता सकता है?
126 126 रेगुलेशन नंबर 126। हाँ ठीक है ना। तो जो आर्गोनॉमिकली जो वर्ड आया है तो तुमको पता होना चाहिए, जो एनएससी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का जो बात है, ठीक है ना, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो 2013 में हुआ, इस चीज का रिकमेंडेशंस के बाद ही, ठीक है, एनसी दे साहब का जो रिसर्च था, मोटा मोटी जहां तक मुझे पता है, उनके रिसर्च को देखते हुए रेगुलेशन में ये वर्ड को जोड़ा गया है। जो रेगुलेशन में तुम देखते हो ना, एर्गोनॉमिकली डिजाइन करना है हर एक मशीन को, क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूं। ये एक्चुअली डिजाइन के पार्ट है, ठीक है ना। डिजाइन डिजाइन तुम पढ़ोगे, डिजाइनिंग जो पढ़ोगे इंजीनियरिंग में टॉपिक है डिजाइनिंग, तो उसमें ये बात को जिक्र किया है। क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूं। ऑफ ऑल पहले लिखो, ऑफ ऑल, ठीक है, लेटेस्ट मशीन, ऑफ ऑल लेटेस्ट, जितना भी लेटेस्ट मशीन है सबको तुमको क्या करना है, एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करके डिजाइन करना है। जैसे उदाहरण के तौर मान लो कि एक एसडीएल ऑपरेटर है, ठीक है, तो एक एसडीएल ऑपरेटर का केबिन कैसा होना चाहिए तुम इमेजिन करो। तो एसडीएल ऑपरेटर को तुम्हें बैठा दिया, हॉर्न को तुम सामने लगा के हॉर्न को पीछे दे दिए, ले जब भी कोई आदमी आता है हॉर्न पीछे बजाता है, या डंपर ऑपरेटर को हॉर्न पीछे दे दिए तो हमेशा हॉर्न बजाने के लिए पीछे मुड़ रहा है, क्या उचित है? कभी उचित नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर क्या है, तुम उसको कैमरा दियो कि वो डंपर ऑपरेटर सामने से कोई गाड़ी आएगा, पीछे से कोई गाड़ी है, कैमरा में देखेगा, लेकिन कैमरा कहां दियो, कैमरा दियो तुम ऊपर में, तो कैमरा जब भी देख रहा ऊपर देख रहा, तो सामने तो ठोक दिया किसी को। तो एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करके डिजाइन ऐसा बनाना है कि जो वो काम करे उसके पास हो, ठीक है। सामने से कोई गाड़ी है, उसको ब्रेक नहीं लगा, हॉर्न खोलने के लिए खोज रहा, ले हॉर्न कहां चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा डिजाइन बना के देना है कि वो उसका हाथ के पास ही सारा चीज हो। जो तुम आजकल देखते हो जो कार वगैरह होता है, जितने भी स्टैंडर्ड कार्स आते हैं तुम देखना, उसका हाथ में ही ना सारा कंट्रोलिंग रहता है। इसको एक बार फ्लिप किया, वाइपर चालू हो गया, एक बार फ्लिप किया, ये हो रहा है, सब चीज वहीं पे कंट्रोलिंग दिया, पूरा का पूरा सिस्टम वहीं पे बना के दे दिया। तो वैसा डिजाइन को बोलते हैं एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करके वैसा डिजाइन बनाना, जितना भी लेटेस्ट मशीन बनेगा। पुराना वाला तो पॉसिबल नहीं, और बूढ़ा को क्या सजाएगा, तो लेकिन जितना भी तुम्हारा मशीन होगा सबको क्या करना है, एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करके डिजाइन बनाना है। अगर उसको कुछ चालू करना बंद करना, ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ के चालू किया तब तक आगे ठोक दिया किसी को, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मतलब समझ में आ गया होगा, और सीएमआर में भी जो जाकर देखोगे 126 नंबर में, तो तुमको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोला गया, इसके बाद तुम्हारा बोला गया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात बोला गया, ठीक है, STM। और तुम्हारा एक बात बोला गया, 7वां नंबर पॉइंट किसके ऊपर बोला गया, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और सबसे आखिर में बोला गया एक और बात बोला गया था जो कि इंपॉर्टेंट था, बोला तो बहुत बात गया था, ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क। देखो ध्यान देखो, फिर एक पॉइंट बढ़ गया, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क, कंट्रोल ऑफ रिस्क। अब रिस्क को कंट्रोल करो। तुमको पहले रिस्क असेसमेंट करवाया, रिस्क, फिर नेक्स्ट वाला रेगुलेशन में क्या था, रिस्क असेसमेंट के बाद क्या, फिर क्या था सोचो, फिर तुम वाला सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना, तुम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना के दिया, सर ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है मेरा, ऐसा सर बोले ठीक है, अब करो कंट्रोल ऑफ रिस्क करो। जो तुम रिस्क असेसमेंट किया उसके ऊपर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया, अब तुम कंट्रोल करो। सोचो क्या दिमाग लगाया, हर एक में ना धीरे धीरे करके एक बात को लाके उसमें जोड़ा गया, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ ही रहा है। आने वाला टाइम में हो सकता है शायद ऐसा बोले कि एक वर्कर घर से जब निकलता तो घर तक कितना अच्छा सुरक्षित पूरा हंसता खेलता जाना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ। ऐसा ना हो कि घर से निकला और पूरा, और यहाँ पे क्या एकदम पूरा थका हारा जाए, पूरा एकदम परेशान होकर सुध गया, घर में गाली गलौज करना पड़ रहा है। इस मेंटेलिटी से निकालना है सबको। तो ये भी हो सकता है सिस्टम ऐसा डेवलप करने के लिए बोल दे, और स्वाभाविक है ऐसा डेवलप करने बोलना। तो ये मोटा मोटी बात है। तो देखो एक एक बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ, कैसे हो रहा है। तो फिर रिकमेंडेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो तुमको पूछेगा कि एसओपी एंड सीओपी का किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जिक्र आया था, किसमें आया था, 11th वाला में, ठीक है। एवीए एचईएमए में एवीए देना है, किसमें दिया था, 11th वाला में। मेन राइडिंग सिस्टम किसमें, 11th वाला में। सोचो ये सब लेटेस्ट रेगुलेशन में है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन लेटेस्ट में नहीं है। मान लो ये वाला जीपीएस वाला नहीं भी पूछता, लेकिन ये सब तो सवाल इंपॉर्टेंट है। साथ में रिस्क असेसमेंट के साथ कंट्रोल ऑफ रिस्क किसमें बोला गया, 11th वाला में। रिस्क असेसमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पहला बार किसमें यूज हुआ, 10th वाला में। तो हर चीज तुम देखो क्या है, एक एक करके एड होते जा रहा है। तो जितना भी तुम पढ़ रहे हो आज का टॉपिक, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, रियली में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी पढ़ना,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से कभी पढ़ना जरूर, 11th वाला 10th वाला जरूर पढ़ना। कुछ नहीं है, 7 8 10 पढ़ने का है, पढ़ोगे मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। पढ़ना एक बार बाबू जरूर, पढ़ लोगे ना बहुत सारा आइडियाज क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को नॉलेज चाहिए, जिस बच्चों नॉलेज सोच के आते हैं कि सर हम तो नॉलेज के लिए आए, तो जरूर पढ़ना खुद से। मेरे पास तो मजबूरी कि मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं लिख के देता हूं, मैं हर एक बात को अच्छे से पढ़ाता। जैसे आप वेंटिलेशन को डिटेल्स में पढ़े हो ना, उस तरह सेफ्टी, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को एक एक बात को तुमको पढ़ाता अच्छे से कि इसमें यह है, इसमें ऐसा है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं 12वां वाला जो कि सबसे आखिरी है। ठीक है, इसको मिटा दे। किसी का कोई पॉइंट में डाउट तो नहीं है ना? किसी का कोई पॉइंट में डाउट नहीं तो मैं मिटा दूं? हाँ, पीडीएफ बारे में जो बोल रहे हो ना, देखो पीडीएफ तुमको जो पढ़ना ना, तो गूगल पे सर्च करके तुमको सारा मिल जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी है ना, तुम सिर्फ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस लिख के सर्च करो, तुमको एक एक पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पीडीएफ तुम्हारे सामने, पीडीएफ बहुत हार्ड चीज नहीं है पीडीएफ। तो मेरे पास क्या है कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम है, मैं लैपटॉप में अपना डाउनलोड करके पढ़ा, मोबाइल से नहीं हो पाया। तो लैपटॉप में क्या, लैपटॉप से कनेक्टिविटी नहीं है कि किसी को भेजा जा सके, तो तुम सर्च कर लेना, थोड़ा सा 1 मिनट का काम और लगेगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ना जरूर। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, 12वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 12। अब तुमको जो पढ़ना है वही डाउनलोड करना। तुम लोग जो पढ़ोगे ना, अगर वो पढ़ना चाहता है तो 3 पढ़ना, 10 वाला पढ़ना, 11 वाला पढ़ना और 12 वाला जरूर पढ़ना। और अगर कोई बोलता है सर इसके अलावा और भी, तो 9th वाला पढ़ना। बस 9 10 11 12 पढ़ना नहीं, चारों पढ़ोगे ना तुम्हारा बहुत आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये 12वां वाला जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंडेशन आया है क्यों, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली हुआ ये। ठीक है, इसीलिए बोलेंगे क्या क्या आया है, क्या क्या सुझाव दिया गया है, इस पे चर्चा करेंगे। और ये थोड़ा डिटेल्स में करेंगे हम लोग। डिटेल्स मतलब क्या, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी में होगा, बहुत पॉइंट्स है इसमें, लगभग इसमें तुम्हारा 12 पॉइंट है। अभी तक बाकी में 3 4 6 पॉइंट थे, इसमें 12 पॉइंट्स है। 12 वाला 12 पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन था। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं इसका डेट। इसका डेट कब हुआ था ये 12 वाला, ये इंपॉर्टेंट है डेट भी, क्योंकि सबसे रिसेंटली हुआ, डेट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ था 28 और 29 जनवरी। ठीक है, कब हुआ था, 2020 को। तो एक बात तो समझ में आया कि जितना भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, 2 डेट लगा, 2 दिन का हुआ है, पहला दूसरा दिन, पहला दूसरा दिन। ठीक है, तो 2 दिन का ये था। ठीक है, ये भी कहां हुआ होगा, ये भी न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये भी संपन्न हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, इस पे मेन बिंदु पाएंगे सीधा। ठीक है, इसका रिकमेंडेशन क्या था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम ये सारा पॉइंट्स को लेकर ना किसी से, जैसे जैसे मान लो कि ये सब चीज को पढ़ना चाहिए। किनको पढ़ना चाहिए पता है, जो बाइपार्टाइट मीटिंग में जाते हैं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग में जो मेंबर है, उनको पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों से आइडिया खुलता है कि क्या हो रहा है देश में, क्या क्या सुझाव आया है। ठीक है, तो इनसे पता चलता है। एक ही पॉइंट को लेकर जैसे तुम कुछ नया पॉइंट्स बोलना चाहते हो, तो नया पॉइंट तुम तभी बोलोगे जब तुमको पता होगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या आया था, ठीक है लिखो, पहला पॉइंट क्या आया था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड। इसी में सबसे पहले ना बोला गया था तुम्हारा लोटो का शट डाउन प्रोसीड्योर, शट डाउन, जिसमें तुमको बोला गया था क्या, लोटो तो पता है, लोटो लॉक आउट टैग आउट के वाला है ना, ये तो तुम लोग पता है। तो ये वाला पहला इसमें बोला गया था कि ऐसा अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करिए, लोटो का अरेंजमेंट करिए। दूसरा बोला गया था, ठीक है, बोला गया है इसमें आईएमई। ठीक है, तुम देखना इस पे काम स्टार्ट हो गया है, पीएमई। ठीक है, भीटी, जो भीटी वाला है वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, अपलोडेड इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तुम एक बात सुन रहे, अभी एक तो बात कोल इंडिया में चल रहा बहुत ज्यादा, सैप वर्ड सुन रहा है, सैप का नाम सुन रहा है, सैप का नाम सुन रहा है कोई बच्चा, सुना है सैप सुना है कोई, सैप ईआरपी, पहले ईआरपी था, सैप आया है। तो जो बच्चा सुना है ना सैप का नाम, तो सैप क्या है, सैप में जितना भी वर्कर है ना, वो सभी का सभी वर्कर का सारा इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट रहेगा। ऐसे अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कुछ भी काम करने आते हैं तो हम लोग का पेमेंट स्लिप वगैरह क्या होता है, मिलता है, पेमेंट स्लिप देखते हैं। हम लोग को कोई डिजिटल अकाउंट नहीं है, उसमें क्या होगा ना, उसमें तुम्हारा हर एक चीज का ना डिजिटली तुम्हारे पास रहेगा। और तुमको एक आईडी दे देगा, आईडी दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया, तुम आईडी पासवर्ड डालोगे, तुम्हारा अपना प्रोफाइल एक खुल जाएगा।
तुम्हारा नाम, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा नॉमिनी का नाम, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा ज्वाइनिंग, तुम कहाँ कहाँ कब पोस्टिंग थे, तुम्हारा सैलरी क्या है, तुम्हारा बेसिक इनफॉर्मेट कब हुआ, तुम कितना टाइम में प्रमोशन हुआ, सब डिटेल्स उसमें रहेगा। तुम्हारा पीएमई कब हुआ, तुम्हारा आईएमई कब हुआ, सब रहेगा। और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जैसे चाहे वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है। तो ये बोला गया क्या, डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी का डालिए, VTC, PME और ये। तो अभी जो है सिस्टम का ये पहला एकदम बेसिक स्टेज पे, उम्मीद करता हूं 5-6 साल में पूरा का पूरा चीज अपलोड हो गया। 3 से 4 साल 2024 तक ये ना सारा का सारा चीज अपलोड होकर सबके सामने रहेगा। हाथ में एक आईडी और पासवर्ड रहेगा, उसके जरिए लॉगिन करके हर एक व्यक्ति अपने बारे में पता कर सकता है कि ये है। लेकिन दिक्कत इसमें यही है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों का थोड़ा नुकसान होगा। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ऊपर जोर दिया गया। देखो इसके पीछे कारण यह था, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति, ठीक है, किसी के बदले काम ना करे। जिस व्यक्ति को ड्यूटी है केवल वही व्यक्ति काम करे, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, ये सिस्टम को लागू किया जाए, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ताकि अनऑथराइज व्यक्ति। साथ में इसमें इसका पीछे और एक रीजन है, जैसे तुम्हारा क्या बोलता है कि ये मेनली रीजन यही है कि अनऑथराइज व्यक्ति ना काम करे, उन्हें सेफ्टी को एडवांस करना है। कोरोना के कारण बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस सिस्टम है बहुत कम हुआ, मतलब कम हो गया, ठीक है, थोड़ा इस पे ये हुआ। फिर एक और चीज आया गया, मशीन रेफरेंस नंबर, ठीक है, मशीन रेफरेंस नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तुमको पता है रेलवे में एक रेलवे का एक रूल है। रेलवे में मान लो कोई ट्रेन गाड़ी में, मान लो सपोज एक रेलवे है, रेलवे चल रही ट्रेन है, कोई भी रेलवे में बहुत सारे ट्रेन चलता है पूरे देश भर में, लेकिन रेलवे में एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? उस ट्रेन, कोई भी ट्रेन में कौन सा पिन कब चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड है, रेलवे के पास रिकॉर्ड है। नहीं समझ में आया क्या बोले हम? जैसे मान लो राजधानी एक्सप्रेस है, तो उसमें एक पिन है या मोटर है, वो कब चेंज हुआ, लास्ट इंस्पेक्शन कब था, कौन किया था, किस डेट में हुआ था, क्या क्या चेक किया गया, क्या क्या बदला हुआ, सबका रिकॉर्ड है रेलवे के पास। फिर से बोले, रेलवे में एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जितना भी मशीन, जितना भी रेलवे में काम हो रहा है ना, सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मेरा भाई जैसे रेलवे में है तो बताता है हमको कि उसके पास एक आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस पासवर्ड और आईडी से लॉगिन करता है ना, तो जो ट्रेन में कब काम हुआ ना, क्या काम हुआ ना, सारा डिटेल्स दिखाता है कि हाँ ये काम हुआ, इतना तारीख को बदला गया, इतना तारीख को इंजन में रिपेयरिंग हुआ, इसको सस्पेंशन को चेंज किया गया, इसमें ये हुआ। तो वो सिस्टम तभी पॉसिबल है जब हर एक मशीन का एक आइडेंटिटी नंबर होगा, नहीं तो सब तो मैच कर जाएगा। तो बोला गया कि मशीन रेफरेंस नंबर, ठीक है, मशीन रेफरेंस नंबर के ऊपर जोर दिया गया कि हर एक मशीन का क्या होगा, एक MRN नंबर होगा, MRN, सबका अलग अलग नंबर होगा। जैसे तुम्हारे पास 10 डंपर है तो उसका अलग, ECL वालों का अलग, NCL का अलग, सबका अपना मशीन का कोड और नंबर होगा जो किसी से मैच नहीं करेगा। जब आप चेंज करोगे उसमें कोई भी काम होगा तो सीधा डिजिटली प्लेटफॉर्म में दिखना चाहिए कि इस मशीन में ये काम हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए होगा? फॉर एवरी मशीन, ठीक है ना, समझ में आ रहा हो? एवरी मशीन, ये सब ना अभी अभी ये सब सिर्फ रिकमेंडेशन दिया गया है, सब करना है, आने वाला टाइम में तुमको मिले। तो लोटो तुमको दिखता होगा बहुत सारा माइंस में यूज होने लगा है, बहुत सारा चीज देखो यूज होने लगा है। देखो फिर है डिजिटली ट्रैकिंग, डिजिटल डिजिटल ट्रैकिंग, डिजिटली ट्रैकिंग करना है, किसका? डिजिटली ट्रैकिंग ऑल ट्रांसपोर्टिंग मशीन विद इन माइन बाउंड्री, ऑल डिजिटल ट्रैकिंग ऑल ट्रांसपोर्ट मशीन, ठीक है, विद इन बाउंड्री, विद इन माइन नहीं लिखता मैं, बाउंड्री लिखता हूं, तुम लोग समझ जाओगे। बाउंड्री मतलब माइन बाउंड्री है, तो विद इन माइन बाउंड्री, माइंस के अंदर जितना भी मशीन चल रहा है सबको डिजिटली ट्रैकिंग सिस्टम। देखना अभी कुछ माइंस तुम जाओगे, जैसे हम एक नाम बताते हैं, ECL का एक माइंस ओपन कास्ट का, ठीक है, ECL का जो माइंस ओपन कास्ट का सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट, उसमें जाओगे ना, कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में ना हर एक मशीन, कौन सा गाड़ी खड़ा है, कौन सा डंपर खड़ा है, कितना जगह खड़ा है, किस प्लेस पे खड़ा है, सारा का सारा ट्रैकिंग करके वहां से मैनेज कर सकता है केवल एक रूम से। यानी हर एक मशीन का कंट्रोल केवल एक रूम से किया जा रहा है और सिस्टम में दिखता है कि ये मशीन यहां खड़ा है, एकदम डंपर बना हुआ दिखता है। मतलब हम आज से, हमको लगता है 2017 में हम गए थे वहां पे, 16-17 PDPD खत्म होने के बाद 16 में गए थे हम वहां पे, उस समय वो सिस्टम लगा हुआ था।
तो सब मशीन का डिजिटली ट्रैकिंग हो रहा था। एनसीएल का प्रोजेक्ट जाओगे वहां पे तुमको अक्सर माइंस में इस सब सिस्टम देखने को मिलेगा कि हर एक मशीन में क्या डिजिटली ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है कि डिजिटली रूप से उसको ट्रैक किया जा रहा है कहां है। अब विद इन बाउंड्री, ऐसा नहीं कि बाहर जा रहा तो उसको नहीं, बाउंड्री के अंदर उसके लिए, ठीक है। ठीक है, फिर बोला इसमें डस्ट, देखो ये वाला मैं बोला था ना, डस्ट का जो परमिसिबल जो लिमिट है, परमिसिबल जो लिमिट है ना, उस लिमिट पे क्या करना है, बोट अप टू 1 मिलीग्राम, कितना कर देना पर लेना है अब 1 मिलीग्राम। अभी जैसे तुम लोग 2 मिलीग्राम पढ़ते हो ना भाई, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब पढ़ते हो ना, 1 मिलीग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो ये वाला 1 मिलीग्राम करना है, लेकिन ये सर्कुलर में नहीं आया है। डीजी में जब सर्कुलर बना के इस एडवाइजरी को जारी करेगी 1 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए तब। अभी सीएमआर में 2 मिलीग्राम है तो 2 ही मिलीग्राम पढ़ोगे, ये रिकमेंडेशन है, सुझाव है कि ऐसा करना है, ठीक है, समझ में है कि नहीं, ये बोला गया है। एंड सबमिट द क्वार्टरली रिटर्न, और क्वार्टरली रिटर्न भेजना है कि हर 3 माही पे इसका रिटर्न जाएगा कि कितना क्या है नहीं है। देखो बोला है कि एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, देखो इसमें फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आ रहा है। एसएमपी गिव्स प्रायोरिटी दीजिए, एसएमपी को प्रायोरिटी दी, किस बारे में प्रायोरिटी दी भाई, टू डेवलपिंग द प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ठीक है, टू डेवलपिंग अबाउट व्हाट, टू डेवलपिंग प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PHMP, ठीक है, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। समझा तो इसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। देखो जैसे तुम मान लो कि माइंस में तुम रिस्क असेसमेंट किया, ठीक है, तो पहले तुमको क्या बोला था कि रिस्क असेसमेंट करिए, रिस्क असेसमेंट करने के बाद तुमको बोला सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाइए, तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बाद ये होता है। फिर तुमको बोला कि रिस्क कंट्रोल करो, रिस्क कंट्रोल किया। अब उसके बाद तुमको फिर बोल रहा है कि तुम क्या करो, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान बनाओ। तुम अपना माइंस का ना प्रिंसिपल हैजर्ड्स को पहचानो, कौन सा प्रिंसिपल हैजर्ड है। तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल हैजर्ड मतलब, तो माना जाता है माइंस में ऐसा 5 हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारा माइंस में सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे किसी माइंस नदी के बगल में बसा है तो इनंडेशन हो सकता है उसका। किसी माइंस का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा वर्ड क्या आता है उसके लिए, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर का मान बहुत कम है, यानी जल्दी आग लग सकता है उस कोयले में। तो अगर उस कोयले में जल्दी आग लगे तो फायर वहां के लिए प्रिंसिपल हैजर्ड हो सकता है। किसी माइंस का आरएमआर, रूफ का आरएमआर बहुत खराब है, तो रूफ कंट्रोलिंग वाला जो फैक्टर है वो उसका प्रिंसिपल हैजर्ड हो सकता है। तो हर एक माइंस का अलग अलग हैजर्ड्स होगा। तो उस प्रिंसिपल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको क्या करना है, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान बनाओ। सिर्फ पहले क्या बोला था, पहले बोला था केवल सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाओ, अब बोला प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान। उस प्रिंसिपल हैजर्ड के ऊपर तुम प्लान बनाओ कि उसको तुम कैसे कंट्रोल करेगा अगर वो चीज होता है तो। सोच रहे देखो कैसे उसको, कैसे मतलब ये किया जा रहा है। और बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करने के बाद जिसका ज्यादा वैल्यूज आएगा, हम लोग रिस्क असेसमेंट पहले भी पढ़े, ये हम लोग का खास बात है, तो पहले पढ़े हम लोग देखा था रिस्क असेसमेंट का मान कितना होता है, 20 से लेकर 200 तक, तो 500 तक जाता है ना मैक्सिमम, 500 तक जाता है ना भाई, 500 तक आता है ना रिस्क असेसमेंट करते तो 500 तक मान लो किसी का वैल्यू 400 आ गया, किसी का वैल्यू 100 आया, तो 400 वाला को ज्यादा प्राथमिकता देना है। तो प्रिंसिपल हैजर्ड में चला गया 400 वाला, तो 400 वाला जो प्रिंसिपल हैजर्ड में चला गया तो उसका प्लान बनाओ, अब अलग से उसका प्लान बनाओ कि ये चीज होने पे क्या क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया जा रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग इस सब चीज को एक बार और पढ़ेंगे, जब हम लोग एसएमपी पढ़ेंगे ना, तो ये सारा चीज जो भी बोला जा रहा है ना, जैसे 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या आया था, 9th वाला में क्या, 10th वाला में क्या, 11th वाला में क्या, 12th वाला में क्या,
रिस्क से रिलेटेड, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड सारा बात को पढ़ के हम लोग फिर एसएमपी पढ़ेंगे, तो तुम देखना एसएमपी में मजा आ जाएगा कि एसएमपी चीज है क्या, कैसे एसएमपी को डेवलप किया गया। एसएमपी का डेवलपमेंट मतलब बुक्स में भी ना ऐसा नहीं लिखा होगा, जब मैं पढ़ाऊं तुमको सेटिस्फाइड होगा कि मैं पढ़ा हूं, तुमको नॉलेज मिलेगा। जैसे नॉलेज के लिए आता है, नॉलेज मिलेगा एट द एंड, ठीक है, वो नॉलेज चाहिए तो वो तुमको ये करना पड़ेगा। फिर क्या बोला नेक्स्ट, इसी में क्या बोला गया 7वां 8वां नंबर में, एसएमपी इंक्लूड, ठीक है, इमरजेंसी विड्रॉल। यहां पे लिखो तो एक लाइन और लिखो, हाँ एक लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। एसएमपी में क्या करना है, एसएमपी इंक्लूड, इंक्लूड क्या इंक्लूड करना है भाई, इंक्लूड, ठीक है, इमरजेंसी विड्रॉल। यहां पे जगह नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें नहीं लिख पाऊंगा, ऊपर लिखूंगा, जगह बचेगा नहीं बाबू। अरे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को पॉइंट में, 7वां नंबर पॉइंट तक दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग आगे पढ़ाएंगे। 7वां नंबर तक पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है बाबू, 7वां नंबर पॉइंट। एनुअल रिपोर्ट यहां नहीं है, एनुअल रिपोर्ट यहां कहां है। 7वां नंबर पॉइंट में बोला ना, एसएमपी गिव्स द प्रायोरिटी, एसएमपी में प्रायोरिटी देना है किसके लिए, प्रिंसिपल हैजर्ड्स को डेवलपमेंट करने के लिए। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, देखो क्या बोला यहां पे, ठीक है, बोला इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड क्या करना है, शट डाउन लोटो का अरेंजमेंट करिए, आईएमई पीएमई भीटी को डिजिटली प्लेटफॉर्म में अपलोड कर दीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लाइए, मशीन का एक नंबर दीजिए जो कि हर मशीन का अलग होगा, जिसका नाम होगा MRN, मशीन रेफरेंस नंबर, फुल फॉर्म पूछ सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग ट्रांसपोर्ट मशीन पे लगाइए जो कि बाउंड्री के अंदर चलेगा। डस्ट परमिसिबल लिमिट जो होगा वो 1 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब के दायरे में लेकर आइए आप अपना। एसएमपी जो है गिव्स द प्रायोरिटी टू डेवलप द प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान। एसएमपी में क्या है, प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान अब बनाइए। पहला क्या था, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, अब बोला प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, ये बनाइए। और वो रिस्क असेसमेंट के ऊपर बेस रहेगा, मतलब रिस्क असेसमेंट करने बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसको देना होगा उस पे, जब हम लोग क्लास करेंगे एक एसएमपी वाला, तो इस चीज को और डिटेल्स में ब्रॉड करके विथ एग्जांपल समझाऊंगा इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाला क्लास तो होगा ही एसएमपी के ऊपर, हम लोग वही करेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर करेंगे। कल एक क्लास और करेंगे, परसों का आपका एग्जाम होगा, कल हम लोग एसएमपी को खत्म कर देंगे, ठीक है। कल एसएमपी में जितना ही पॉइंट्स होना चाहिए मेरे हिसाब से कल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो 8वां नंबर पे बात करते हैं। 8वां नंबर में क्या बोला, 8वां नंबर पॉइंट क्या है, अच्छा रोमन में लिख रहे थे ना, VII, ठीक है। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, एसएमपी इंक्लूड्स द इमरजेंसी विड्रॉल। एसएमपी में आप इंक्लूड करो, ठीक है, एसएमपी इंक्लूड्स क्या, इमरजेंसी, इमरजेंसी विड्रॉल। देखो विड्रॉल, ठीक है, एंड री एंट्री प्रोटोकॉल, एंड री एंट्री एंट्री प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल लिखे, प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेस्ड ऑन, जो कि अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है ये, ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड एक्शन प्लान, ट्रिगर्ड एक्शन, ट्रिगर्ड एक्शन प्लान, ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान होगा, सॉरी प्लान, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल जा रहा है, इसको बोलते हैं टार्प, टार्प TARP, टार्प, टार्प, ठीक है, फॉर ऑल प्रिंसिपल हैजर्ड, फॉर ऑल प्रिंसिपल, समझाता हूं, हैजर्ड। देखो क्या हो रहा है, क्या अगर तुम अच्छा से अगर समझना चाहो बेसिक वाला बात को यहां पे, तो सबसे पहले देखो नेशनल 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें क्या बोला, उसको बोला रिस्क असेसमेंट करिए, तुमको रिस्क असेसमेंट करवाया, उसके बाद बोला कि तुम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाओ, तुम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया, फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलने के बाद बोला रिस्क कंट्रोल करो, रिस्क कंट्रोल किया। अब तुमको बोला कि नहीं, जो रिस्क कंट्रोल करने के बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको क्या करना है, प्रिंसिपल हैजर्ड, ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट प्लान बनाओ। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान बनाओ। कैसे एसएमपी को डेवलप किया जा रहा है, सारा का सारा चीज क्या मैं करके समझाता हूं।
ठीक है, ठीक है, क्या क्या है इस बात को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो जैसे माइंस में क्या था, पहला क्या था तुम्हारा रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट मतलब क्या बोला गया, तो 930 कॉन्फ्रेंस में आ गया था रिस्क असेसमेंट करना है, कि हर माइंस में रिस्क को असेसमेंट करो कि भाई क्या क्या रिस्क है, नहीं उसको जांच किया। फिर बोला जो रिस्क असेसमेंट किया उस पर एसएमपी बनाओ, एसएमपी बना दिया। और रिस्क 10th वाला में आ गया था एसएमपी। रिस्क कंट्रोल करो, 11th वाला में बोल दिया रिस्क कंट्रोल। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान और ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। अब होता है क्या, ये दोनों बात आता है तुम्हारा प्रिंसिपल हैजर्ड के ऊपर। प्रिंसिपल हैजर्ड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब तुम रिस्क असेसमेंट करोगे ना, जब किसी चीज को रिस्क निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क को स्कोर करना होता है। रिस्क स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू व्हाट, एक्सपोजर, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते तो मेरा क्या था, एक स्कोर निकलता है। तीनों को वैल्यूज देते हैं तो एक नंबर निकलता है। मान लो इस तरह से तुम सबका निकाला, जितना भी है ना सबका निकालना होता है चार्ट बना के। तुम कभी देखे नहीं इसलिए नहीं पता। जैसे तुम मान लो कि फायर का निकाला, डस्ट का निकाला है, तुम जैसे मान लो कि ट्रैवलिंग रोडवे का निकाला, कॉलेज रोड का, सबका सबका वैल्यू यहाँ निकलो, लिखते जाओगे लिखते जाओगे, इसका इतना इसका इतना इसका इतना इसका इतना, और सबका अलग होगा। कॉन्सिक्वेंस प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर, अब तीनों को गुना करके तुम वैल्यूज को लिखोगे यहाँ। जैसे एक का नंबर है 120, एक का नंबर है 240, एक का आया 170, एक का आया 330। तो देखो सबका जब नंबर अलग अलग आएगा तो तुम नंबर से पता कर लोगे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाला कौन है। जो सबसे ज्यादा ज्यादा वैल्यू जिसको मिलेगा, है ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल हैजर्ड। प्रिंसिपल हैजर्ड मतलब क्या, जब तुम स्कोरिंग करोगे, नंबर हम लोग पढ़े है ना भाई, ये वाला रिस्क स्कोर करना हुआ ना, ऐसा हम एक क्लास में पढ़ाए थे। तो उस नंबर करोगे तो किसी का वैल्यू ज्यादा आएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वही तुम्हारा क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल हैजर्ड। तो प्रिंसिपल हैजर्ड किस पर बेस्ड होता है, वो होता है रिस्क असेसमेंट के ऊपर। जो तुम रिस्क असेसमेंट किया उससे तुम्हारा प्रिंसिपल हैजर्ड पता चल गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हैजर्ड है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो प्रिंसिपल हैजर्ड पता करने के बाद अब तुमको पहला काम क्या करना है, पहला तुमको बनाना है प्रिंसिपल हैजर्ड, ठीक है, मैनेजमेंट प्लान पहले ही बनाओ। मतलब प्रिंसिपल हैजर्ड को तुम मैनेज कैसे करोगे, क्या तरीका है तुम्हारा मैनेज करने के बाद। तो तुम बताए लिखे उसमें कि सर ये करेंगे वो करेंगे, प्रिंसिपल हैजर्ड को नहीं बढ़ने देंगे। मान लो सपोज इनंडेशन ही है, तो तुम बोल रहे क्या, सरफेस के ऊपर सारा का सारा सर क्रैक्स वगैरह उसको फिलअप करवाएंगे, माइंस का जो एंट्रांस है सर ऊपर रखेंगे, तो रिवर की अगर मान लो रिवर के बगल में तो सर रिवर के पास फ्लोटिंग अलार्म लगा देंगे, हर समय जांच करते रहेंगे। तुम डिफरेंट डिफरेंट बात उसमें लिख के रखा, तो तुम उस रिस्क को क्या कर रहा है, तुम कंट्रोल कर रहा है। प्रिंसिपल जो तुम्हारा हैजर्ड था उसको तुम क्या किया, मैनेजमेंट प्लान बनाए। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता घटना भी घट सकता है, तुम फेल भी कर सकते हो। तो उसी को सेकंड स्टेप बढ़ा के बोला कि प्रिंसिपल हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान से काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना, तुमको बना ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान बनाओ। मतलब ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स मतलब मान लो अगर ऐसा घटना घट जाता है तो तुम्हारा एक्टिविटी ट्रिगर के जैसा होना चाहिए। जैसे बुलेट जब ट्रिगर फायर करते हैं तो बुलेट कैसा चलता है, उसके आधार पे तुम अपना प्लान बना के रखो कि अगर वैसा घटना कभी घट भी जाता है तो तुम्हारा प्लान में रहना चाहिए भाई कि हमको ऐसा ऐसा काम करना है। जैसे मान लो घटना घट गया, अब तुम सोच रहे हो पानी घुस गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं, उसमें पहले से अगर तुम सोच के रखोगे, लिख के रखोगे, तो सब आदमी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान क्या है, एक तरह से तुम्हारा क्या, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान का ही एडवांस रूप है, थोड़ा सा और फास्ट है। साथ में इसमें देखो, इसमें एक और बात बोला है, री एंट्री का प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी तुम दोबारा खदान में जाके फिर से कैसे तुम आदमी को रिकवर करोगे, ये सारा बात इसमें लिखा हुआ रहेगा। सोचो क्या मजेदार चीज है, देखने में बाबू जानते हो क्या बहुत छोटा है, लेकिन टॉपिक इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। हम लोग ना अच्छे से नहीं पढ़ते, ये हम लोग की मतलब क्या बोलते हैं कमी है। हम लोग में एक टारगेट मन में बैठा लेते हो ना, जितना कम समय हो जाए छोटा पढ़ के निकल लेंगे, याद कर लेंगे, 4 पॉइंट बता दिए सर उसी को रट लेंगे, ये बहुत गलत सोच है। इससे तुम पास तो हो जाओगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारा जॉब भी हो जाए, लेकिन जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना ब्रेन का नहीं होगा। और एक बात याद रखना, जैसे मान लो क्लासेस में हम देखते हैं कि 120 बच्चा लगभग लाइव सेशंस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, 120 बच्चा का लमसम लाइव सेशन में जुड़ा हुआ है, और रेट ऑफ सक्सेस भी देखोगे ना 15-20% ही होता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल क्या आ रहा है, उसको फर्क पड़ता है कि भाई हम कितना जानते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिजल्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास सब तरह का आइडिया होता है, वो बेसिक से एकदम पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ के रगड़ के आया है वो, ठीक है, ये रीजन होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस इन्वायरमेंट में रहा है एक उड़ीसा वाला जो बच्चा, कुछ होगा उसको ही पता है कि उड़ीसा में कैसा पढ़ाई होता है। उड़ीसा वाला को सिर्फ वही पता है कि भाई एग्जाम से पहले कहां से
हमको जुगाड़ लगेगा। गलत बोल रहा हूं तो बोला हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं। कैसे एग्जाम में होगा? अगर उड़ीसा वाला बच्चों को ये बात अगर पता चल जाए ना एग्जाम हॉल में या एक महीना पहले भी कि इस बार एग्जाम में चीटिंग नहीं होगा, आधा बच्चा ऐसे ही फेल हो जाएगा। लिख के देता हूं, ऐसे ही फेल हो जाएगा। एग्जाम हॉल के दिन अगर एग्जाम हॉल में जाकर तुम बता दिया ना कि भाई एग्जाम जो होगा आज चीटिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि जो प्रोफेसर आए हैं बाहर से, तुम्हारा एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का टीम आई हुई है, अगर एग्जाम हॉल में जाकर तुम हल्ला कर दो ना, मैं लिख के देता हूं केवल एक बच्चा ही, एक या दो बच्चा पास करेगा। ये रियलिटी है, लोग खुद बताते हैं कॉल करके सर हमारे यहाँ ऐसा कंडीशन है। तो ये है, तो तुमको ना डिटेल्स में पढ़ने से क्या है, तुम्हारा फायदा, तुम्हारा नॉलेज इंप्रूवमेंट सब होगा। फिर क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें और क्या बोला गया है, इस समय हम कुछ मिस नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, ठीक है, ऑफ एवरी ओसीपी, एवरी ओपन कास्ट ओसीपी में, ठीक है, एवरी ओसीपी सेल कंडक्ट, सेल क्या करेगा, सेल कंडक्ट, कंडक्ट क्या करेगा, कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएगा। एक्सरसाइज किसका, ऑफ एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का नाम तुम लोग सुना होगा, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या होता है, एंड एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अक्सर सुनने को मिलता है एक रेगुलर इंटरवल। नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, सही बात है। जैसे तुम कहीं देखते हो कहीं पर क्या हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पर क्या हो गया, तुम्हारा भूकंप आ गया, तो उसमें क्या होता है एनडीआरएफ, ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स। और एसडीआरएफ मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये दो जो फोर्स है ना, दोनों मिलकर क्या करेगी, ज्वाइंटली क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा कि भाई अगर जैसे वो एक झूठ मूठ का मान के एक मॉक ड्रिल करेगा, ठीक है, एक मॉक ड्रिल करेगा, ठीक है, ये वाला हो गया नेशनल वाला, ये वाला स्टेट वाला। तो नेशनल का भी और स्टेट का भी दोनों का फोर्स मिलके क्या करेगी, यहाँ पे एक ज्वाइंट, ठीक है, मॉक ड्रिल करेगी, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी, एक तरह का मॉक ड्रिल करेगी। क्या भाई देखते हैं अगर कभी ओपन कास्ट में कुछ घटना घटता है तो हम उसको रिकवर कर पाते हैं क्या। तो इस तरह से प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है, उन लोगों को बुला के, ताकि कभी कभी खुदा का ना खास्ता कुछ घटना घट जाए तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये कब हुआ, 2020 में हुआ है, ठीक है। तुम बता सकता है कि ये किससे प्रेरित होकर ये चीज तो लाया गया है, किस घटना से प्रेरित है ये चीज। राजमहल, वेरी गुड। कौन जवाब दिया पहली बार में, सुमन, गंगाधर। तो ये राजमहल से प्रेरित होके, क्योंकि राजमहल में जो घटना घटा तो उसमें बहुत सारे चीज समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना, तो उससे प्रेरित होकर ये सोच लाया गया है कि दोनों का यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, ठीक। और साथ में क्या बोला गया इसमें, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को क्या देना है, सेल्फ प्रोवाइडेड द रेसिडेंशियल फैसिलिटी, सेल्फ प्रोवाइडेड रेसिडेंशियल फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को रेसिडेंशियल फैसिलिटी रहने का व्यवस्था दिया जाए। साथ में इसमें एक और बात बोला, हम लिख नहीं रहे, तुम लोग याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है उसको परमानेंट बेसिस पे रखा जाए, और अगर उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर निकालता भी है तो मैनेजर के बिना परमिशन का नहीं निकालेगा, ठीक है। और क्या बोला था, और एक बात बोला था, एसओपी फ्रेम करना है फॉर रेगुलेटिंग व्हीकल, एसओपी, एसओपी फॉर रेगुलेटिंग व्हीकल, जो गाड़ी चला रहे हो ना ओपन कास्ट में, ठीक है, एट ओसीपी लिख देता हूं, एट ओसीपी, ओसीपी में जो गाड़ी चलता है ना ओपन कास्ट में, उसके लिए क्या करना है, एसओपी बनाना है, फ्रेम करना है, और उसके जरिए काम होगा, ठीक है। और साथ में क्या बोला गया ना कि जो ट्रेनिंग देना है स्किल डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न गैजेट का यूज करना है, ठीक है। देखो मॉडर्न गैजेट, गैजेट यूज्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर,
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को ना मॉडर्न गैजेट देना है ताकि इसको स्किल डेवलपमेंट हो सके। और इसके लिए जो बोला गया ना, उसके लिए जो यूज होता है, इसके लिए जो यूज होता है, कौन सा डिवाइस बोला गया? सिमुलेटर। जैसे एनसीएल में एक सिमुलेटर का व्यवस्था है, सिमुलेटर के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाए। सिमुलेटर वर्चुअल, ठीक है। सिमुलेटर, सिमुलेटर्स क्या होता है? वो क्या होता है, जैसे तुम कभी बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स में जाओगे ना, उसमें तुम्हारा क्या होता है कि आंख में तुम देखा होगा अक्सर कि एक चश्मा पहना के एक बाइक में बैठा देता है, बोले राइड करो, तो तुमको फील होता है कि तुम सचमुच में चल रहा है ना। वही सेम, उसको सिमुलेटर बोलते हैं। तो उस तरह से तुम्हारा सिमुलेटर लगा के तुमको ट्रेनिंग देना है ताकि वर्कर जब चलाए तो उसको डंपर में बैठा, उसको फील हो के डंपर में बैठ के चला रहा हो, ठीक है, और वैसा रास्ता से गुजर रहा है, तो सिमुलेटर के माध्यम से ट्रेनिंग देना है, ठीक है। ये क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी, ये वीआर सिस्टम पे बेस होता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड होता है। तो वीआर सिस्टम पे बेस्ड होता है वर्चुअल रियलिटी, मतलब तुमको वर्चुअल है लेकिन तुमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक रियल घटना घट रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। कोई अगर वैसा गेम खेला होगा तो उसको पता होगा कि क्या है, नहीं है। मैं तो नहीं खेला, मेरे एक अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं खेला हूं, तो मैं अनुभव से बता रहा हूँ। तो उस सिस्टम ऐसा तुमको बैठा देगा डंपर के सीट पे, तुम बैठ गए, गाड़ी उसी तरह स्टार्ट होगा, जैसे स्टार्ट कर तो उसी तरह स्टार्ट होगा सारा कुछ। स्टार्ट किया, तुम्हारा आंख में चश्मा लगा हुआ है, तुम देखोगे, तुमको लग रहा है कि हम जा रहे हैं उस रास्ते से, सामने गड्ढा आ गया, तुम्हारा चेयर अप डाउन होगा। तो इस तरह का सिस्टम से ट्रेनिंग दोगे तो तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। नहीं तो डंपर तुम बैठा के तुम अगर किसी को दे दिया आदमी को चलाने के लिए, तो पहले तो ठोक पीट के उड़ाएगा, पहले तो खुद का जान ले लेगा वो, ठीक है नहीं। तो वैसा नहीं देना, पहले उसको ट्रेनिंग देना है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। एक बार फिर से रिवीजन कर ले, इसमें क्या क्या मेन मेन बात था, क्या क्या बातें इसमें आई है। तो बोला एसएमपी इंक्लूड करना है, इमरजेंसी विड्रॉल के लिए, ठीक है, और री एंट्री के लिए ट्रिगर एक्शन प्लान के माध्यम